कैपिटल शुरू करेंगे रियल सेंस में। पेज नंबर 148, वर्किंग कैपिटल। एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। इस क्वेश्चन के इस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछे जाने का बहुत ज्यादा चांस, बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रेजुएशन इंपॉर्टेंट माना जाता। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, मुझे उम्मीद है ये आज की डेट में हम ये दो क्वेश्चन करेंगे। एक एक क्वेश्चन का आंसर देने में अच्छा खासा टाइम लगता है। पहला जो क्वेश्चन हम करेंगे 45 मिनट, क्योंकि हमने पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है वो इस क्वेश्चन नंबर पूछना। चलिए आइए पेज नंबर 148, क्वेश्चन नंबर 4, चैप्टर का नाम है एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। On 1st January, the manufacturer from the formation prepare the working capital requirement forecast. Production during the previous year was 60,000 units. It is planned that this level of activity should be maintained during the present year. Expected ratio of cost to selling price are raw materials 6%, direct wages 10%, overhead 20%. Raw material is expected to be in store for average 2 months before issue to production. Each unit to be immediately labor and overhead costs accruing evenly during the month. Finished goods will fairly raw material. Credit allowed to debtors is 3 months from the date of dispatch. Selling price is ₹5 per unit. There is regular production and sales cycle. Wages and overheads are paid after 1 month of ₹20,000. तो जैसा मैंने कहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर देने में हम अच्छा खासा टाइम लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर शुरू किया जाए और उसकी हेडिंग डालिएगा शोइंग स्टेटमेंट शोइंग वर्कआउट ऑफ द नेक्स्ट ईयर। एक हेडिंग है पर्टिकुलर्स और दूसरी हेडिंग है अमाउंट। पर्टिकुलर्स क्या लिखना चाहेंगे? वर्क इन प्रोग्रेस। तीसरी करंट एसेट का नाम बताइए। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स।
ओके, आप लोग कह रहे हैं डेटर्स। पांचवी करंट एसेट का नाम बताइए। कैश इन हैंड। क्या अगर ये टोटल करंट एसेट्स है तो इसमें से हम माइनस करना चाहेंगे दूसरी करंट लायबिलिटी जो इस क्वेश्चन में है, आउटस्टैंडिंग वेजेस। तीसरी करंट लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग ओवरहेड। फिर हम करंट, उस डिफरेंस को आप क्या नाम देंगे? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। जो किया जाए उसमें से करंट लायबिलिटीज माइनस करी जाए, जो डिफरेंस आता है बना। अच्छा, क्वेश्चन एक जगह कहता है एक यूनिट का सेलिंग प्राइस है 5 रुपए और मटेरियल कॉस्ट है उसका 60%। ₹3 पर यूनिट। क्या लिखा आपने? ₹3 पर यूनिट, 5 रुपए 60%, 3 रुपए। मटेरियल कॉस्ट कितने? 15,000, 15,000 रुपए। लेबर कॉस्ट, एक महीने की यूनिट है 5,000 और लेबर कॉस्ट के बारे में वो क्या बता, 10%। अगर सेलिंग प्राइस है 5 रुपए तो लेबर कॉस्ट पर यूनिट हो गया 50 पैसे। तो आप मुझे मंथली लेबर कॉस्ट बताएं। 2,500। ओके, 2,500 रुपए। अब आप लिखिएगा ओवरहेड्स। फिर से महीने की यूनिट है 5,000 और वो कहते हैं ओवरहेड है 20%। सेलिंग प्राइस 5 रुपए, 20% 1 यूनिट। सो फिर आप मुझे 22,500। ये जो 22,500 है इसके सामने क्या लिखा जाए? टोटल कॉस्ट। ये आपने एक महीने की टोटल कॉस्ट बताई है, ध्यान रखिएगा, ये आपकी एक महीने की टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट तो खैर बैलेंसिंग फिगर होना चाहिए। और आखिर में प्राइस, मंथली से 2,500। 2,500 पॉइंट वैलिड। नोट नंबर 1 बन गया है, मंथली स्टेटमेंट बन गई है। अब हमने और बड़े सारे वर्किंग नोट बनाने हैं। अब नोट नंबर में लिखेगा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल।
स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्वेश्चन पढ़िए, क्या मुझे रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड बता सकते हैं? क्या बताया आपने? 2 महीने। अब ये क्या, 2 महीनों तक स्टोर में संभाल के रखना पड़ता है, होल्ड करना पड़ता है, इसी को रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। अब रॉ मटेरियल होल्डिंग, रॉ मटेरियल कितने लिए हो जाता है? तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रॉ मटेरियल का स्टॉक है कितने का? लिखेगा। नोट नंबर 2, since raw material holding period is 2 months, since raw material holding period is 2 months, comma, the stock of raw material consumption of raw material, 2 months consumption of raw material, that is 2 multiplied with 15,000 is equal to rupees 30,000। ये 30,000 आप यहां पर लिखिएगा। ओके, अब आप नोट में वापस आ जाइए। अगर आपका 1 महीने का मटेरियल का कंजम्पशन 15,000 है, जैसा कि नोट नंबर 1 में लिखा है, तो आपका 2 महीने का मटेरियल का कंजम्पशन 30,000 हुआ कि नहीं हुआ? अगर आपका 1 महीने का मटेरियल का कंजम्पशन 15,000 है, तो क्या आप मुझे एनुअल कंजम्पशन बता सकते हैं? 1,80,000 रुपए। हो सकता है आप भी अपने ऊपर पूरे साल नहीं पड़े, क्यों नहीं पड़े? कि जी पूरे साल का खर्च ही हम जेब में लेके फिरा करते हैं, तो जेब में क्या लेके फिरते हो फिर? अगर आप पूरे साल का खर्चा जेब में लेके नहीं फिरते, तो जेब में क्या लेके फिरते हो? इस क्वेश्चन के आपको जी उतना जेब में लेके फिरा करते हैं जो हमारी 2 महीनों की जरूरत। इसका मतलब आप अपने ऊपर पूरे साल में 1,80,000 खर्च करते हैं, लेकिन आपके स्टॉक में जो रॉ मटेरियल पड़ा है उसकी कीमत कितनी है? 30,000 रुपए। वो 2 महीने, ऑब्वियसली ये तभी तो नहीं चलेंगे, तो कर देंगे 30,000 माइनस 30,000 खर्च कर देंगे आप, फिर प्लस 30,000 माइनस 30,000, प्लस 30,000। क्या आप 30,000 के स्टॉक को बार बार घुमाएंगे? घुमा घुमा कर एज्यूम करते नहीं है, आपकी इन्वेस्टमेंट है 30,000 रुपए। आपने क्या करा? आपने स्टोर में 30,000 का मटेरियल रखवा दिया। ये 30,000 का मटेरियल 2 महीने खर्च हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? खर्च होने के बाद क्या?
फिर ये फिनिश गुड्स बनेगा, कस्टमर को बेचा जाए, फिर घुमा घुमा के खर्चा तो 1,80,000 हो गया, लेकिन आपके स्टॉक में कितने रुपए फंस गए? 30,000 रुपए, और आप उसे बार बार घुमाए जा रहे हैं। तो अगर ये बिजनेस करना है तो स्टॉक का पैसा होगा कितना? 30,000 रुपए। क्या ये बात सही? नोट नंबर 2 हेडिंग डालेंगे, क्रेडिटर्स बैलेंस। क्रेडिटर क्वेश्चन पढ़ के आप मुझे जानकारी दें क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड की। 2 मंथ्स, इसका मतलब हमारे क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, सिंस क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड इज 2 months, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड इज 2 months, कॉमा, the creditors balance must be representing 2 months credit purchases, credit purchases, that is अपने आंसर में आइए और क्रेडिटर्स का अमाउंट लिखिए ₹30,000 रुपए। नोट में वापस आई, 1 मिनट, 30,000 क्या है? 1 महीने का मटेरियल का कंजम्पशन, यही 15,000 क्या है? 1 महीने का परचेस, यानी और 1 महीने का परचेस। ये क्यों? एक बेसिक एजम्पशन काम करता है कि जरूर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक सेम रहा होगा। अगर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक सेम है, यानी जो मटेरियल परचेज है वो मटेरियल कंज्यूम्ड है। तो 15,000 के 2 मतलब है, ये 1 महीने का कंजम्पशन है, ये 1 महीने का परचेज है। ओके, हाँ जी। सेना 6,000 उधार पर खरीदा, ये कहकर खरीदा कि इसकी पेमेंट हम करेंगे 2 महीने के बाद, तो 2 महीने के बाद हम 30,000 पेमेंट कर देंगे। हमने उस दिन फिर 30,000 का सामान खरीदा, अब हम इसको घुमाएंगे, है ना? एक सर्कल 2 महीने में घूम जाता है, तो साल भर में 6 सर्कल घूमेंगे। हमने 30,000 का सामान साल में 6 बार खरीदा, 80,000 क्रेडिट, हमारे 80,000 पे रोक रखे। हमारा तर्क क्या है कि जी सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने आपके रोक रखे हैं 30,000। हमने जनवरी में जो आपसे सामान खरीदा था उसकी पेमेंट हमने मार्च में करी थी। मार्च में खरीदा, मई में पेमेंट करी,
हम आपको अर्ली पेमेंट करते रहे भाई, इसका मतलब हमने आपके कितने, और वो परचेजेस, चूंकि क्वेश्चन में हमको बताया गया कि क्रेडिटर को पेमेंट 2 महीने के बाद करी जाती, इसका मतलब जो क्रेडिट वो 2 परचेजेस, एक है 2 महीने की परचेज हो गई 30,000 रुपए। नोट नंबर 4, हेडिंग डालेगा आउटस्टैंडिंग वेजेस। नोट नंबर 4, बताइए वेजेस की पेमेंट कब करी जाती है? 1 महीने के बाद। आप लिखेंगे सिंस वेजेस आर पेड आफ्टर 1 मंथ, आर पेड आफ्टर 1 मंथ, कॉमा आउटस्टैंडिंग वेजेस represent outstanding wages represent 1 month wage cost, that is rupees 2,500। वर्किंग नोट में वापस आइए। देखो भाई, जनवरी की वेजेस है 2,500 रुपए, हम इसे फरवरी में पे कर देते। फरवरी की वेजेस हैं 2,500, हम इसे मार्च में पे कर देते हैं। वैसे पूरे साल की वेजेस कितनी हो गई? 1,000। अब देखो वर्कर्स भी बोल उठे, वर्कर्स भी बोल उठे, साल की वेजेस 30,000 हैं, आप पेमेंट बाद में करते, इसका मतलब आपने हमारे 30,000 रुपए रोक रखे। क्या उनका ये दावा सही? नहीं, ऐसे कैसे 30,000 रोक रखे? अरे सही बात बोलो भाई, हमने तुम्हारे 2,500 रुपए रोक रखे, हम पेमेंट 2,500 रुपए करते रहे भैया, हमने आपके पैसे रोके, हमने मना नहीं करा, हमने आपको पूरे साल 1 महीने की वेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 महीने की वेजेस हैं 2,500। ओके, अगला वर्किंग नोट, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स। Overheads are paid after 1 month. Since overheads are paid after 1 month, comma, outstanding overheads represent 1 month overheads. Outstanding overhead represents 1 month overheads, that is rupees 5,000। बार बार नोट नंबर 1 देखते रहते। नोट नंबर 1 में लिखा 1 महीने का मटेरियल, 1 महीने का लेबर, 1 महीने का ओवरहेड। खैर आपने आउटस्टैंडिंग ओवरहेड कितना बताया? 5,000 रुपए। आप मुझे करंट लायबिलिटीज का टोटल बताएं। 37,500। इस तरफ आना चाहते स्पेशली कैलकुलेशंस। प्राइम कैलकुलेशंस 3 होती हैं, वर्क इन प्रोग्रेस,
फिनिश एंड डेटर्स। नोट नंबर कौन सा बनाया जाए? 6। हेडिंग डालिएगा स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड। दूसरी करंट एसेट कौन सी हो सकती? स्टॉक ऑफ WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। तीसरी करंट एसेट का नाम बताइए। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। चौथी करंट एसेट का नाम बताइए। ओके, आप लोग कह रहे हैं डेटर्स। पांचवी करंट एसेट का नाम बताइए। कैश इन हैंड। क्या क्वेश्चन में कैश इन हैंड का अमाउंट गिवन है? कितना गिवन? 20,000। क्या कोई और भी करंट एसेट क्वेश्चन में गिवन है? नो। अगर इन सभी करंट एसेट्स का टोटल किया जाए तो उसे हम क्या कह सकते हैं? टोटल करंट एसेट्स। अगर ये टोटल करंट एसेट्स है तो इसमें से हम माइनस करना चाहेंगे करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज। पहली करंट लायबिलिटी का नाम बताइए। क्रेडिटर्स। दूसरी करंट लायबिलिटी जो इस क्वेश्चन में है, आउटस्टैंडिंग वेजेस। तीसरी करंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स। फिर हम करंट लायबिलिटीज का टोटल करेंगे, वो हम करंट एसेट्स में से माइनस करेंगे, तो जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को आप क्या नाम देंगे? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये मैंने आपको कोई नई बात तो नहीं बताई ना? ये बात आप पहले से जानते हैं कि अगर करंट एसेट्स का टोटल किया जाए, उसमें से करंट लायबिलिटीज माइनस करी जाए, तो जो डिफरेंस आता है उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। आपने वर्किंग कैपिटल पहले भी कई बार कैलकुलेट किया है, पर क्या कभी ऐसा हुआ कि आपको यह कहा गया हो कि प्लस माइनस बाद में करना, पहले पता तो करो क्रेडिटर्स हैं कितने के, पहले पता तो करो डेटर्स का अमाउंट है कितना? क्या कभी ऐसा क्वेश्चन करा आपने? तब आप ऐसा ही क्वेश्चन करेंगे। इस पूरे चैप्टर में आपने यही करना, प्लस माइनस करना तो अब बच्चों का खेल है ना। प्लस माइनस करना क्या मुश्किल है? प्लस माइनस बाद में करिए, पहले पता तो करिए कि रॉ मटेरियल का स्टॉक कितने का है, वर्क इन प्रोग्रेस के स्टॉक की कीमत क्या है, डेटर्स कितना, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड कितने। इस चैप्टर में आप यही ही बातें पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर का मेन ऑब्जेक्टिव है। चलिए आइए फिर बढ़ते हैं आगे। वर्किंग नोट नंबर 1। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 के ब्रैकेट्स में लिखिएगा मंथली स्टेटमेंट। देखिए नोट नंबर 1 मंथली स्टेटमेंट, बड़ी अजीब सी हेडिंग, पर अभी ना आप इस पर ना अपना दिमाग ज्यादा खर्च करो मत। आप ना मुझे नोट बनाने दो। एक बार ये नोट बन जाए ना, मैंने और बड़े सारे नोट बनवा के देने। मतलब इस क्वेश्चन में टोटल 8 वर्किंग नोट्स बनाने, एक एक कैलकुलेशन के लिए एक एक वर्किंग नोट बनाना। इसलिए नोट नंबर 1 क्यों बनाया जा रहा है, मंथली स्टेटमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, अभी डिस्कस हो जाएगा, पर पहले आप ये नोट बनने दो। लिखिएगा मटेरियल कॉस्ट। आपने क्या लिखा? मटेरियल कॉस्ट।
क्या ये क्वेश्चन में एक जगह लिखा है कि हम पूरे साल में 60,000 यूनिट बनाना चाहते हैं? क्या इसका यह मतलब लिया जा सकता है कि अगर आप साल में 60,000 यूनिट बनाना चाहते हैं तो आप एक महीने में 5,000 यूनिट बनाना चाहते हैं? क्या इसका यह मतलब लिया जा सकता है? ठीक है ना, क्योंकि आप मंथली स्टेटमेंट बना रहे। अच्छा, क्वेश्चन एक जगह कहता है एक यूनिट का सेलिंग प्राइस है 5 रुपए और मटेरियल कॉस्ट है उसका 60%, ₹3 पर यूनिट। क्या लिखा आपने? ₹3 पर यूनिट, 5 रुपए का 60%, 3 रुपए। तो मटेरियल कॉस्ट कितना हो गया? ₹15,000, 15,000 रुपए। लेबर कॉस्ट, एक महीने की यूनिट है 5,000 और लेबर कॉस्ट के बारे में वो क्या बताते हैं? 10%। 10% अगर सेलिंग प्राइस है 5 रुपए तो लेबर कॉस्ट पर यूनिट हो गया 50 पैसे। तो आप मुझे मंथली लेबर कॉस्ट बताएं। 2,500, ओके, 2,500 रुपए। अब आप लिखिएगा ओवरहेड्स। फिर से महीने की यूनिट है 5,000 और वो कहते हैं ओवरहेड है 20%, सेलिंग प्राइस 5 रुपए, 20%, ₹1 पर यूनिट। सो दिस इज ₹5,000। फिर आप मुझे इन तीनों का टोटल बताएंगे। 22,500। ये जो 22,500 है इसके सामने क्या लिखा जाए? टोटल कॉस्ट। ये आपने एक महीने की टोटल कॉस्ट बताई है, ध्यान रखिएगा, ये आपकी एक महीने की टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट तो खैर बैलेंसिंग फिगर होना चाहिए। और आखिर में सेल्स, 5,000 यूनिट और एक यूनिट का सेलिंग प्राइस 5 रुपए। मंथली सेल्स 25,000, मंथली प्रॉफिट 2,500। 2,500 पॉइंट वैलिड। नोट नंबर 1 बन गया है, मंथली स्टेटमेंट बन गई है। अब हमने और बड़े सारे वर्किंग नोट बनाने। लिखेगा नोट नंबर 2 और नोट नंबर 2 के ब्रैकेट्स में लिखेगा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्वेश्चन पढ़िए, क्या मुझे रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड बता सकते हैं? क्या बताया आपने? 2 महीने। अब ये कहना चाहते हैं रॉ मटेरियल जो है ना वो हमें 2 महीनों तक स्टोर में संभाल के रखना पड़ता है, होल्ड करना पड़ता है। इसी को रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड कहते हैं। अगर मैं आपको रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड बता दूं, रॉ मटेरियल कितने महीनों के लिए होल्ड किया जाता है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रॉ मटेरियल का स्टॉक है कितने का? लिखेगा नोट नंबर 2, सिंस रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड इज 2 months, since raw material holding period is 2 months, comma, the stock of raw material
द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मस्ट बी representing, the stock of raw material must be representing 2 months consumption, 2 months consumption of raw material. The stock of raw material must be representing 2 months consumption of raw material, that is 2 multiplied with 15,000 is equal to rupees 30,000. ये 30,000 आप यहां पर लिखिएगा. ओके, अब आप नोट में वापस आ जाइए. अगर आपका 1 महीने का मटेरियल का कंजम्पशन 15,000 है, जैसा कि नोट नंबर 1 में लिखा है, तो आपका 2 महीने का मटेरियल का कंजम्पशन 30,000 हुआ कि नहीं हुआ? अगर आपका 1 महीने का मटेरियल का कंजम्पशन 15,000 है, तो क्या आप मुझे एनुअल कंजम्पशन बता सकते हैं? 1,80,000 रुपए. हो सकता है आप भी अपने ऊपर पूरे साल में 1,80,000 रुपए खर्च करते हो, तो क्या अभी आपके पर्स में 1,80,000 रुपए पड़े? नहीं पड़े. क्यों नहीं पड़े? कि जी पूरे साल का खर्चा थोड़ी हम जेब में लेके फिरा करते हैं. तो जेब में क्या लेके फिरते हो फिर? अगर आप पूरे साल का खर्चा जेब में लेके नहीं फिरते, तो जेब में क्या लेके फिरते हो? इस क्वेश्चन के हिसाब से बताइए. आपको जी उतना जेब में लेके फिरा करते हैं जो हमारी 2 महीनों की जरूरत को रिप्रेजेंट करता हो. इसका मतलब आप अपने ऊपर पूरे साल में 1,80,000 खर्च करते हैं, लेकिन आपके स्टॉक में जो रॉ मटेरियल पड़ा है उसकी कीमत कितनी है? 30,000 रुपए. वो 2 महीनों की आपकी रिक्वायरमेंट है. ओके, ऑब्वियसली ये 30,000 रुपए सारी जिंदगी तो नहीं चलेंगे. कितना चल जाएंगे? अच्छा, 2 महीने के बाद तो फिर आप स्टॉक जीरो कर देंगे. 30,000 माइनस 30,000 खर्च कर देंगे आप, फिर प्लस 30,000 माइनस 30,000 प्लस 30,000. क्या आप 30,000 के स्टॉक को बार बार घुमाएंगे? बार बार घुमा घुमाकर आप कितना मटेरियल खर्च कर देंगे? 1,80,000. पर घूम क्या रहा है? 30,000. तो आप पूरे साल में कितना मटेरियल कंज्यूम करते हैं, ये आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है. आपकी इन्वेस्टमेंट है 30,000 रुपए. आपने क्या करा? आपने स्टोर में 30,000 का मटेरियल रखवा दिया. ये 30,000 का मटेरियल 2 महीनों में खर्च हो जाएगा. फिर उसके बाद क्या होगा? खर्च होने के बाद क्या? फिर ये फिनिश गुड्स बनेगा, कस्टमर को बेचा जाएगा, कस्टमर से पैसे आएंगे, अगला स्टॉक फिर खरीद लेंगे. फिर 30,000, फिर 30,000, फिर 30,000. घुमा घुमा के खर्चा तो 1,80,000 हो गया, लेकिन आपके स्टॉक में कितने रुपए फंस गए? 30,000 रुपए. और आप उसे बार बार घुमाए जा रहे हैं. तो अगर ये बिजनेस करना है तो रॉ मटेरियल में स्टॉक का, रॉ मटेरियल के स्टॉक में पैसा फंसाना ही होगा. कितना पैसा फंसाना होगा? 30,000 रुपए. क्या ये बात सही? नोट नंबर 2 समझ में आ गया? नोट नंबर 3 बनाइए. हेडिंग डालिएगा क्रेडिटर्स बैलेंस. नोट नंबर 3, क्रेडिटर्स बैलेंस.
क्वेश्चन पढ़ के आप मुझे जानकारी दें क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड की, 2 मंथ्स। इसका मतलब हमारे क्रेडिटर हमें 2 महीनों का क्रेडिट देते हैं, ये क्वेश्चन में लिखा है। अब आप लिखें सिंस क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, सिंस क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड इज 2 months, creditors payment period is 2 months, comma, the creditors balance must be representing, the creditors balance must be representing 2 months credit purchases, 2 months credit purchases, that is 2 multiplied with 15,000 is equal to rupees 30,000। अपने आंसर में आइए और क्रेडिटर्स का अमाउंट लिखिए रुपीस 30,000, 30,000 रुपए। नोट में वापस आई, हम जब भी अपने एक मिनट, ये 15,000 क्या है? 1 महीने का मटेरियल का कंजम्पशन। यही 15,000 क्या है? 1 महीने का मटेरियल का परचेज, यानी ये 1 महीने का कंजम्पशन भी है और ये 1 महीने का परचेज भी है। ये कैसे? क्योंकि इस चैप्टर में एक बेसिक एजम्पशन काम करता है कि जरूर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक सेम रहा होगा। अगर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक सेम है, यानी जो मटेरियल परचेज है वो मटेरियल कंज्यूम्ड है। तो 15,000 के 2 मतलब है, ये 1 महीने का कंजम्पशन है, ये 1 महीने का परचेज है। ओके, हां जी। हमने क्रेडिटर से ना 30,000 का सामान खरीदा, ध्यान से सुनेगा, उधार पर खरीदा। ये कहकर खरीदा कि इसकी पेमेंट हम करेंगे 2 महीने के बाद, तो 2 महीने के बाद हम 30,000 की पेमेंट कर देंगे। हमने उस दिन फिर 30,000 का सामान खरीदा और इसकी पेमेंट हमने 2 महीने के बाद कर दी, और अब हम इसको घुमाएंगे। है ना? एक सर्कल 2 महीने में घूम जाता है, तो साल भर में 6 सर्कल घूमेंगे। हमने 30,000 का सामान साल में 6 बार खरीदा। टोटल हमने कितना सामान खरीदा? 1,80,000। हमारे क्रेडिटर्स हमें सुनाने लगे, आपने हमारे 1,80,000 पे रोक रखे। हमारा तर्क क्या है कि जी सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने आपके रोक रखे हैं 30,000 रुपए। हमने जनवरी में जो आपसे सामान खरीदा था उसकी पेमेंट तो हमने मार्च में करी थी, मार्च में खरीदा, मई में पेमेंट करी। हम आपको रेगुलरली पेमेंट करते रहे हैं भाई। इसका मतलब हमने आपके कितने रुपए रोक रखे हैं? 30। और वो 30,000 क्या है? 2 महीनों की परचेजेस। चूंकि क्वेश्चन में हमको बताया गया कि क्रेडिटर को पेमेंट 2 महीने के बाद करी जाती, इसका मतलब जो क्रेडिटर्स बैलेंस है वो 2 महीनों की परचेजेस के इक्वल है। चूंकि 1 महीने की परचेज 15,000 है, तो 2 महीने की परचेज हो गई 30,000 रुपए। नोट नंबर 4, हेडिंग डालेगा आउटस्टैंडिंग वेजेस। नोट नंबर 4 हेडिंग है
आउटस्टैंडिंग वेजेस, क्वेश्चन पढ़िए, बताइए वेजेस की पेमेंट कब करी जाती है? 1 महीने के बाद। आप लिखेंगे सिंस वेजेस आर पेड आफ्टर 1 month, since wages are paid after 1 month, comma, outstanding wages represent 1 month wage cost. Outstanding wages represent 1 month wage cost, that is rupees 2500. ये रहा 1 महीने का वेज कॉस्ट 2500 रुपए। वर्किंग नोट में वापस आइए। देखो भाई, जनवरी की वेजेस हैं 2500 रुपए, हम इसे फरवरी में पे कर देते। फरवरी की वेजेस हैं 2500, हम इसे मार्च में पे कर देते। वैसे पूरे साल की वेजेस कितनी हो गई? 2500 इंटू 12, 30,000। अब देखो, वर्कर्स भी बोल उठे कि भाई साहब, साल की वेजेस 30,000 हैं, आप पेमेंट बाद में करते, इसका मतलब आपने हमारे 30,000 पे रोक रखे। क्या उनका ये दावा सही? नहीं, ऐसे कैसे 30,000 रोक रखे? अरे सही बात बोलो भाई, हमने तुम्हारे 2500 रुपए रोक रखे। हम पेमेंट 2500 रुपए करते रहे भैया, हमने आपके पैसे रोके, हमने मना नहीं करा। हमने आपके उतने रुपए रोके हैं जो पूरे साल की वेजेस को नहीं रिप्रेजेंट करते, वो 1 महीने की वेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 महीने की वेजेस हैं 2500 रुपए। ओके, अगला वर्किंग नोट, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स। और आप लिखिएगा, since overheads are paid after 1 month, since overheads are paid after 1 month, comma, outstanding overheads represents 1 month overheads. Outstanding overhead represents 1 month overheads, that is rupees 5,000, 5,000 रुपए। वैसे नोट नंबर 1 बनाने का फायदा तो दिख रहा है ना? ऐसा लग रहा है हम बार बार नोट नंबर 1 देखते रहते। नोट नंबर 1 में लिखा 1 महीने का मटेरियल, 1 महीने का लेबर, 1 महीने का ओवरहेड। खैर, आपने आउटस्टैंडिंग ओवरहेड कितना बताया? 5,000 रुपए। आप मुझे करंट लायबिलिटीज का टोटल बताएं। 37,500। चलिए, करंट लायबिलिटीज का मामला तो निपटा। अब हमें करंट एसेट्स की तरफ आना चाहिए वापस। 3 करंट एसेट बची, और यही प्राइम कैलकुलेशंस। प्राइम कैलकुलेशंस 3 होती हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स एंड डेटर्स। नोट नंबर कौन सा बनाया जाए? 6। हेडिंग डालिएगा, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। फिनिश गुड्स किसे कहते हैं? जिसके ऊपर काम खत्म हो गया जी, पूरी तरह खत्म हो गया, कहीं कोई काम बचा हुआ नहीं है। वर्क इन प्रोग्रेस कहता है काम बचा है,
पर फिनिश गुड्स कहता है नहीं जी कोई काम नहीं बचा हुआ, सारा काम हो गया, कहीं कोई काम नहीं बचा। जैसे आप यूं समझ लीजिए, जो घर में खाना पक चुका है, खाने के लिए तैयार है, उसे हम क्या कहेंगे? फिनिश गुड्स। जी पूरी तरह पक चुका है ये तो। अच्छा, वो जो खाना अभी पक रहा है वो वर्क इन प्रोग्रेस है, और जिस पर अभी पकने का काम शुरू भी नहीं हुआ वो रॉ मटेरियल है। हमने आपसे पूछा कि रॉ मटेरियल की कीमत क्या है। जैसे मान लीजिए आपके घर में रसोई में इस समय गोभियां और आलू पड़ी हैं, बताओ इसकी कीमत क्या है? आपको जी जितने में है इतने में है, इतने का खरीदा था, ये इसकी कीमत है। अच्छा चलो ठीक है। फिर हमने कहा अच्छा गोभी की सब्जी बन गई, ये फिनिश गुड्स है, अब बताओ इसकी कीमत क्या है? रॉ मटेरियल तो है ही उसके अंदर, अब और क्या क्या डाल दो उसके अंदर बताइए। हाँ, गैस का खर्चा डाल दो उसके अंदर। इसको क्या मैं ओवरहेड्स कह दूं? क्या मैं ओवरहेड्स कहूं तो चल जाएगा? और बताइए, मसालों का, मटेरियल्स का खर्चा, लेबर का खर्चा। अगर मान लीजिए रसोई ने, अगर कुक ने उसको बनाने के पैसे लिए हैं तो क्या वो काउंट किया जाना चाहिए कि नहीं काउंट किया जाना चाहिए? इसका मतलब क्या आप ये बात मानते हैं कि अगर फिनिश गुड्स की कीमत बताई जाएगी तो उसमें सब कुछ काउंट किया जाएगा? उसमें मटेरियल भी है, उसमें लेबर भी है और उसमें ओवरहेड भी है। लेकिन जब मैं आपसे रॉ मटेरियल की कीमत पूछ रहा था तो आप लेबर ओवरहेड के बारे में बात नहीं कर रहे थे ना। क्यों बात करेंगे आप? रॉ मटेरियल में यानी रॉ मटेरियल, लेकिन फिनिश गुड्स का मतलब है कि उसमें रॉ मटेरियल भी है, उसमें लेबर भी है और उसमें ओवरहेड भी है और सारा का सारा है। ये मत कहिए कि जी कोई काम बचा है। अगर काम बचा है तो फिर आप फिनिश गुड्स कैसे हो सकते हैं? अगर आपको फिनिश गुड्स अपने आप को कहलाना है तो आपको कहना होगा कि आपका 100% काम हो चुका है। हाँ, वर्क इन प्रोग्रेस अगर आपको अपने आप को कहलाना है तो आप 100% काम हुआ है ये नहीं कह सकते, लेकिन फिनिश गुड्स में आपको कहना पड़ेगा कि आपका काम 100% हुआ पड़ा है। क्या ये बात सही? अभी हम क्या डिस्कस करना चाहते हैं? स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। लिखेगा। हाँ, क्वेश्चन पढ़ के आप मुझे बताइए, फिनिश्ड गुड्स होल्डिंग पीरियड 3 महीने का आप लिखेंगे सिंस finished goods holding period, since finished goods holding period is 3 months, since finished goods holding period is 3 months, comma, the stock of finished goods is computed below. हाँ जी, तो आप देख रहे हैं कि हम मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं, हम लेबर के बारे में बात कर रहे हैं, हम ओवरहेड्स के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि फिनिश गुड्स का मतलब है कि हम तीनों के बारे में बात करेंगे। चूंकि आप कहते हैं फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड 3 महीने का है, तो तीनों डिपार्टमेंट का पैसा फंस जाएगा, 3 महीनों के लिए फंस जाएगा। मटेरियल का 1 महीने का अमाउंट है 15,000, तो सोच लीजिए 3 महीने का कितना हुआ? 45,000। लेबर का 1 महीने का 2,500, तो 3 महीने का कितना हो गया? 7,500। ओवरहेड्स का 1 महीने का 5,000, 3 महीने का कितना हो गया?
15,000। टोटल बताइए 67,500। क्या ये बात सही? तो आप लिखिएगा स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 67,500। यानी आपके पास जो फिनिश गुड्स का स्टॉक है उसमें आपके 67,500 इन्वेस्टेड है। नोट नंबर 7 बनाया जाए और उसकी हेडिंग डाली जाए स्टॉक ऑफ WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। क्वेश्चन पढ़ के बताइएगा वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड 1 महीने का। अगर वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड 1 महीने का है तो तीनों डिपार्टमेंट का पैसा 1 महीने के लिए फंस जाना चाहिए, तीनों का। लेकिन अगर आपने तीनों के पैसे को 100% फंसा दिया तो फिर इसको वर्क इन प्रोग्रेस कौन कहेगा? ये तो फिनिश गुड्स हो गया। तो 100% पैसा फंसाने के फेवर में हम नहीं। अब ऐसी सिचुएशन में मोस्ट एप्रोप्रिएट अजम्पशन क्या होना चाहिए? क्या 50% मानना सही रहेगा? अगर कोई आपसे पूछे कि कितना काम हो गया है, कितना काम बचा, क्या 50% कहना सही रहेगा? देखो, आप 0% तो कह नहीं सकते। 0% कहने का तो मतलब यह कि तो रॉ मटेरियल है, इसमें तो काम ही शुरू नहीं हुआ। आप 100% भी नहीं कह सकते। 100% कहने से तो फिनिश गुड्स बन जाता है। तो क्या कहें फिर? ऐसे तो 60-40% भी कहा जा सकता है, लेकिन क्या वो ठीक रहेगा? मोस्ट एप्रोप्रिएट अजम्पशन ये है आधा काम हो गया है, आधा काम बचा। मोस्ट एप्रोप्रिएट अजम्पशन। पर क्या आधे अधूरे की बात आप मटेरियल के लिए भी कह रहे? अच्छा, मटेरियल का काम पूरा हो गया है, आप ये कहना चाहते हैं मोस्ट एप्रोप्रिएटली जरूर मटेरियल का काम पूरा हो गया होगा, जरूर लेबर और ओवरहेड के काम बचे होंगे। जैसे जब हमने पढ़ाना शुरू किया तो आपको कॉस्टिंग FM की बुक पहली तारीख को मिल गई। हमने आपको बुक दे दी, मटेरियल का काम पहली डेट को पूरा हो गया। अगर सिलेबस बचा है तो हमारी तरफ से बचा है ना, टीचर की तरफ से सिलेबस बचा है ना, लेबर का काम बचा है ना, मटेरियल का काम तो हमने पहले दिन पूरा कर दिया। अच्छा, अगर आप सब्जी बना भी रहे हैं, बन भी रही है, तो मटेरियल तो सारा डल गया उसके अंदर, बचा क्या है? वर्कर का काम बचा है ना, ओवरहेड्स का बचा है ना, क्या मटेरियल भी बचा हुआ है? ऐसे कैसे हो सकता है मटेरियल बचाओ? मटेरियल तो ऑलरेडी सारा डला हुआ उसके अंदर, अनलेस आपको उसमें तड़का लगाना हो, है ना, वो शायद लास्ट में लगाना पड़ता है, वो एक सेपरेट मैटर है। पर वैसे सोचा जाए तो क्या हमें मटेरियल के काम को 100% नहीं मान लेना चाहिए? मेरे ख्याल से ये मोस्ट एप्रोप्रिएट और रीजनेबल अजम्पशन रहेगा। लिखेगा वी आर गिवन दैट WIP holding period is 1 month. WIP holding period is 1 month and it is assumed that
and it is assumed that material cost is 100% spent. Material cost is 100% spent and labor and overheads are 50% spent. Labor and overheads are 50% spent. Full stop. Hence, the stock of WIP is computed below. Hence, the stock of WIP is computed below. मटीरियल लेबर ओवरहेड। ओके, एक बार फिर से, WIP होल्डिंग पीरियड है 1 महीने का, तो तीनों डिपार्टमेंट का पैसा 1 महीने के लिए फंस जाना चाहिए। मटीरियल का 1 महीने का अमाउंट है 15,000, लेबर का 1 महीने का अमाउंट है 2,500, ओवरहेड का 1 महीने का अमाउंट है 5,000। मटीरियल कहता है जी मैं तो मानता हूं कि मेरा पैसा 100% फंस गया। मटीरियल वाले तो इनकार कर नहीं रहे, पर लेबर और ओवरहेड की तरफ से तो इनकार है। लेबर वाले कहते हैं 50%, ओवरहेड वाले कहते हैं 50%। 50% यानी 1,250 और 2,500 रुपए। आप मुझे टोटल बताएंगे? 18,750 रुपए। ये 18,750 रुपए, इसे आप लिखिएगा स्टॉक ऑफ WIP। अब हमारे पास बस एक कैलकुलेशन रह गई और वो है डेटर्स। तो नोट नंबर 8 बनाया जाए और उसकी हेडिंग डाली जाए डेटर्स। नोट नंबर 8 हेडिंग है डेटर्स। क्वेश्चन पढ़िए, मुझे डेटर्स कलेक्शन पीरियड की जानकारी दें। 3 महीने का लिखेगा। सिंस डेटर्स कलेक्शन पीरियड, सिंस डेटर्स कलेक्शन पीरियड इज 3 months, since debtors collection period is 3 months, comma, the debtors balance must be representing, the debtors balance must be representing 3 months credit sales. The debtors balance must be representing 3 months credit sales, that is 3 multiplied with 25,000 is equal to rupees 75,000। अभी आप इसको मेन आंसर में लिखेगा मत। हां जी, पहले सारी बातें डिस्कस तो हो जाए। ओके, अगर 1 महीने की सेल 25,000 है तो क्या आप मुझे एनुअल सेल बता सकते हैं? 3 लाख रुपए। सुनिए,
मैं अपने कस्टमर्स को पूरे साल में 3 लाख रुपए की सेल जरूर करता हूं। जब भी सेल होती है क्रेडिट सेल ही होती, पर इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे 3 लाख रुपए डेटर्स के पास फंसे हुए हैं। नेवर। डेटर्स के पास मेरे कितने रुपए फंसे हैं? 75,000। क्या है कि मैं 75,000 की सेल जो करता हूं 3 महीने के क्रेडिट पे करता हूं, तो जरूर ये 75,000 का मुझे कैश मिल जाता होगा। 3 महीने के बाद मैं फिर 75,000 की सेल कर दूंगा, ये भी 3 महीने के क्रेडिट पर, और मैं ये सर्कल को बार बार घुमाऊंगा। अगर 75,000 की सेल को 4 बार किया जाए तो सेल तो 3 लाख हो ही जाती। तो सेल 3 लाख है, पर डेटर्स बैलेंस है 3 महीनों की क्रेडिट सेल। अगर 1 महीने की क्रेडिट सेल 25,000 तो 3 महीने की 75,000। क्या ये बात सही? अब मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो आप लोगों के लिए एकदम नई होगी। ये डेटर्स बैलेंस 75,000 सही है। जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे और उसमें आप जब एसेट साइड पे डेटर्स लिखेंगे तो आप 75,000 ही लिखेंगे। बिल्कुल मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, पर मैं यहां 75,000 लिखना नहीं चाहता हूं। क्यों नहीं लिखना चाहता हूं? क्योंकि 75,000 में जो 25,000 का बेस है, उस 25,000 में 2,500 का प्रॉफिट है। प्रॉफिट मेरा इनाम तो हो सकता है, रिवॉर्ड हो सकता है, पर प्रॉफिट मेरी इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकता है? मैं ये कह रहा हूं, मान लीजिए मैंने कहीं से 100 रुपए का सामान खरीदा, वो मैंने किसी को 125 में बेच दिया उधार पर, तो मैं ये कह सकता हूं कि मैंने इससे 125 रुपए लेने हैं, पर मेरे 125 रुपए इसमें फंसे थोड़ी हैं, मेरे तो 100 रुपए फंसे इसमें। 125 मैंने लेने हैं, मेरे फंसे तो 100 रुपए हैं। आप प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट कैसे कह सकते हो यार? एक दिन आपको प्रॉफिट मिलेगा, एग्रीड, जब मिलेगा तब मिलेगा। आप प्रॉफिट को अपनी इन्वेस्टमेंट कैसे कह सकते हो? बैलेंस शीट में डेटर्स बैलेंस 75,000 लिखा जाएगा, मैं इस पे विवाद नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मेरा ऑब्जेक्टिव कुछ और है। मैं आपसे ये पूछ ही नहीं रहा हूं कि मैंने कितने रुपए किसी से लेने हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं बताइए मेरे कितने रुपए फंसे हुए हैं। तो जब आपसे इस सवाल का जवाब दिया जाए तो आप प्रॉफिट पर डिस्कशन नहीं कर सकते हो। तो आपने नोट नंबर 8 में क्या लिखा है कि डेटर्स बैलेंस मस्ट बी रिप्रेजेंटिंग 3 months क्रेडिट सेल्स, दैट इज 3 मल्टीप्लाइड विद 25,000 75,000। यहां तक आप लिख चुके हैं। आप अगली लाइन में लिखेगा हाउएवर द इन्वेस्टमेंट मेड इन द डेटर्स, the investment made in the debtors must be representing 3 months cost of sales, यानी डेटर्स बैलेंस 3 months सेल्स, इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स 3 months cost of sales, that is 3 multiplied with 22,500, 67,500। हां, तो डेटर्स बैलेंस है 3 महीनों की सेल, पर डेटर्स में हमारी इन्वेस्टमेंट है 3 महीनों की कॉस्ट। डिफरेंस समझ में आ रहा है? 67,500 ये आप यहां पर लिखिए।
चलिए करंट एसेट्स का टोटल बताइए। आपने बताया 203,750। करंट एसेट्स का टोटल 203,750। करंट लायबिलिटीज माइनस करके वर्किंग कैपिटल बताएं। 166,250। 166,250। हां जी। अब एक सवाल, करंट लायबिलिटीज आपने क्यों माइनस किया वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए? सवाल यह है, वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करते समय करंट एसेट में से करंट लायबिलिटीज क्यों माइनस हो जाता है? ओके, ये दिखता है कि हम इतनी करंट एसेट के मालिक हैं, ओनर हैं, पर इतनी करंट एसेट को खरीदने के लिए, इतनी करंट एसेट के ओनर बनने के लिए हमारा खुद का पैसा कितना लगा है? 166,250 है कि नहीं? असल में हम लोगों के पैसों की मदद से हम अपनी एसेट बनाते हैं। हमने लोगों के 37,500 रुपए रोक रखे और ये ना हम जिंदगी भर रोके रखेंगे। ये हम जिंदगी भर कभी वापस नहीं करेंगे। क्या आपको ऐसा लगता है कि हम कभी वापस कर देंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, जब हम वर्कर को पिछले महीने के 2,500 देंगे तो अगला 2,500 फिर आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। ये जिंदगी भर वापस नहीं जाएगा। इसका मतलब ये पैसा लोगों का हम इस्तेमाल करेंगे हमेशा के लिए। ये दिखता है कि हम इतनी करंट एसेट के मालिक हैं और हम वाकई में मालिक है भाई, लेकिन इतनी करंट एसेट को खरीदने में हमारा पैसा इतना थोड़ी लगा है। हमारा पैसा लगा है 1,66,250। क्या ये बात सही? इसीलिए अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपने अपनी करंट एसेट अपने कितने पैसों से खरीदी है, तो करंट लायबिलिटी का माइनस किया जाना जरूरी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। मैंने आपको कहा ही था कि इसका आंसर देने में मैं बहुत टाइम लेने वाला। सारे कंसेप्ट हमने इसी में डिस्कस करने थे। क्वेश्चन नंबर 5, we come to question number 5. The selling price per unit of product is given to us. Yes, raw material ₹50 per unit, direct labor ₹20 per unit, factory overhead, it includes depreciation of ₹10 also, administration overhead including depreciation of ₹5, selling overhead including depreciation of ₹5, total profit per unit, selling price per unit, details हमारे सामने। average raw material in stock for 1 month, average material in work in progress is for half month, credit allowed by suppliers is 1 month, credit allowed to debtors is 1 month, average time lag in payment of wages is 10 days, average time lag in payment of overhead is 30 days, 25% of sales are on cash basis, cash balance is approximately maintained at ₹1 lakh, the finished goods lie in the warehouse for 1 month. You are required to prepare a statement of working capital requirement to finance a level of activity of 54,000 units of output during the year. चलिए आइए शुरू करते हैं। फिर यही कॉलम्स दोबारा से बना लीजिए।
हाँ जी, सबसे पहले क्या लिखा जाए? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में नंबर 1 क्या लिखा जाए? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के बाद नंबर 2 क्या लिखा जाए? स्टॉक ऑफ WIP। नंबर 3 क्या लिखा जाए? स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। नंबर 4 क्या लिखा जाए? डेटर्स। नंबर 5 कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का बैलेंस बताएंगे कितना है? फिर से बताएं। 1 लाख। अगर इन सब का टोटल किया जाए तो आप कहना चाहेंगे इसको टोटल करंट एसेट्स। टोटल करंट एसेट कैलकुलेट करने के बाद आप इसमें से माइनस करना चाहेंगे करंट लायबिलिटीज। जब आप कहते हैं करंट लायबिलिटीज, उसमें नंबर 1 क्रेडिटर्स, नंबर 2 आउटस्टैंडिंग वेजेस, नंबर 3 आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री ओवरहेड्स, नंबर 4 आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, नंबर 5 आउटस्टैंडिंग सेलिंग ओवरहेड्स। फिर आप करंट लायबिलिटीज का टोटल करना चाहेंगे और वो फिर आप करंट एसेट्स में से माइनस भी करना चाहेंगे। तो जो डिफरेंस आएगा आप उस डिफरेंस को क्या कहेंगे? वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ये है जी वर्किंग कैपिटल बनाने का, वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट बनाने का प्रोसीजर। तो आप मुझे बताएं नोट नंबर 1 की हेडिंग क्या होनी चाहिए? नोट नंबर 1 की हेडिंग क्या होनी चाहिए? मंथली स्टेटमेंट। क्यों भाई मंथली स्टेटमेंट क्यों? आप वीकली स्टेटमेंट क्यों नहीं बना रहे? डेली स्टेटमेंट क्यों नहीं बना रहे? एनुअल स्टेटमेंट क्यों नहीं बना रहे? आप इसका जवाब ये दो जी, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया असल में। क्वेश्चन में जिसे देखो मंथ 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 लिखा हुआ, 2 महीने, 1 महीना, 1 महीना। अगर आप सारी बातें महीनों में कहोगे तो इसका मतलब हमारे पास महीने की स्टेटमेंट तैयार होनी चाहिए। नोट नंबर 1 नहीं बनाना तो आप कोई और नोट बना भी नहीं सकते। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट यही है। इसलिए क्वेश्चन पढ़ो, अगर सारी बातें महीनों में दे रखी हैं तो मंथली स्टेटमेंट बना दो। मान लो क्वेश्चन में बातें वीक्स में दे रखी, वीकली स्टेटमेंट बना लो। डेज में दे रखी, डेली स्टेटमेंट बना लो। हम तो जी तैयार बैठे, क्वेश्चन जैसा कहेगा वैसी स्टेटमेंट बना देंगे। आइए नोट नंबर 1 बनाते हैं, मंथली स्टेटमेंट। लास्ट लाइन में लिखा है कि जी हम 54,000 यूनिट्स बनाना चाहते हैं पूरे साल में। हमने कहा वो तो पूरे साल में आप बनाना चाहते हैं ना, आप महीने की बताइए ना। महीने की कितनी? 4,500।
अच्छा, एक यूनिट का मटेरियल कॉस्ट 50 रुपए, 2,25,000। आपने बताया 2,25,000। दूसरी कॉस्ट का नाम बताइए। लेबर कॉस्ट, पर यूनिट लेबर कॉस्ट कितनी है? ₹20। तो 4,500 यूनिट की लेबर कॉस्ट 90,000। फिर आप इसमें लिखिएगा, ऐड करिएगा कैश फैक्ट्री ओवरहेड्स। कैश फैक्ट्री ओवरहेड मैं कह रहा हूं, कैश फैक्ट्री ओवरहेड। अगर फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट ₹20 है, उसमें डेप्रीसिएशन ₹10 है, तो डेप्रीसिएशन छोड़कर कितना हो गया? ₹10। $45,000। आप मुझे इन तीनों का टोटल बताएं। 3,60,000। जो 3,60,000 आया ना, इसके आगे लिखिएगा कैश फैक्ट्री कॉस्ट। आपने फैक्ट्री कॉस्ट सारी बता दी, बस डेप्रीसिएशन नहीं बताया अभी। वो सारी फैक्ट्री कॉस्ट की डिटेल्स लिखी जा चुकी हैं कि जिनमें कैश का इन्वॉल्वमेंट है, डेप्रीसिएशन छोड़कर। अब आप लिखिएगा कैश एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स 4,500 यूनिट एट रेट ऑफ ₹5। कितना आएगा? 22,500। ये आपने क्या ऐड करा है? कैश एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। आप मुझे इन्हीं लाइंस पर बताइएगा कि कैश सेलिंग ओवरहेड्स क्वेश्चन में कितना है? अगेन 22,500। टोटल बताइए। 4,05,000। यस, ये जो आपका आंसर आया है 4,05,000, इसके आगे लिखेगा कैश टोटल कॉस्ट। आप इसके आगे लिखेगा कैश टोटल कॉस्ट। इसमें आप ऐड करिएगा डेप्रीसिएशन। अब महीने की यूनिट तो 4,500 है, ये तो आप बता चुके हैं। क्या आप मुझे एक यूनिट का टोटल डेप्रीसिएशन बता सकते हैं? हां, ₹20। तो ये डेप्रीसिएशन हो गया ₹90,000। 4,95,000। 4,95,000 के आगे लिखेगा टोटल कॉस्ट। 4,95,000 के आगे लिखेगा टोटल कॉस्ट। फिर आप लिखेगा प्रॉफिट और आप लिखेगा सेल्स। यूनिट्स आपने बेचनी है 4,500 और एक यूनिट का सेलिंग प्राइस 130 रुपए। 5,85,000।
5,85,000 अगर सेल्स है तो प्रॉफिट कितना हो गया? 90,000। आपने पिछले क्वेश्चन में एक बात बड़े ढंग से समझ ली है कि हम प्रॉफिट पर डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट नहीं कहा जा सकता। प्रॉफिट को रिवॉर्ड कहा जा सकता है, प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट नहीं कहा जा सकता। तो इसका मतलब प्रॉफिट पर डिस्कशन नहीं होगा। यह बात आपने ठीक ढंग से समझ ली। अब आप दूसरी बात भी समझ लीजिए, अगर इस चैप्टर में प्रॉफिट पर बात नहीं होगी तो इस चैप्टर में डेप्रीसिएशन पर भी बात नहीं होगी। मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि बताइए कहां कितना पैसा फंसा हुआ है। अब मेरे सवाल का जवाब देते समय आप डेप्रीसिएशन पर बहस क्यों करना चाहते? डेप्रीसिएशन का पैसा कहां फंसा हुआ है भाई? डेप्रीसिएशन में पैसा होता कहां है? पहली बात तो यह समझ में नहीं आती। दूसरी बात, डेप्रीसिएशन कहां फंसा हुआ है हमें तो समझ में आए। देखो भाई, डेप्रीसिएशन कैपिटल बजटिंग का मैटर है। जब आप कैपिटल बजटिंग पढ़ रहे थे और इतना ज्यादा पढ़ रहे थे, आपने डेप्रीसिएशन कौन से क्वेश्चन में डिस्कस नहीं करा? फिक्स्ड एसेट पर डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करा जाए, यह बात तो समझ में आती है। क्या आप करंट एसेट में भी डेप्रीसिएशन डिस्कस करना चाहते हैं? कौन सा डेप्रीसिएशन और कैसा डेप्रीसिएशन? हमें मालूम है डेप्रीसिएशन एसेट साइड में से फिक्स्ड एसेट में से माइनस करके दिखाया जाता है। क्या डेप्रीसिएशन वर्किंग कैपिटल रिलेटेड मैटर है? डेप्रीसिएशन फिक्स्ड एसेट रिलेटेड मैटर है। डेप्रीसिएशन वर्किंग कैपिटल के चैप्टर में डिस्कस करना कंसेप्ट का अपमान करने के बराबर है। कैसे आ सकता है डेप्रीसिएशन? डिस्कशन हो रहा है स्टॉक पर, आप कहते हैं डेप्रीसिएशन पर बात नहीं हो रही। क्यों बात हो भला? सवाल तो ये उठता है। कोई आपसे पूछे कि बताइए कहां मेरे कितने रुपए फंस गए, वो आपसे कैश पूछ रहा है, आप डेप्रीसिएशन में उसे उलझा रहे, तो बात अपने आप में गलत है। वर्किंग कैपिटल के चैप्टर में एक प्रॉफिट और दूसरा डेप्रीसिएशन पर डिस्कशन नहीं होगा। प्रॉफिट पर डिस्कशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। और डेप्रीसिएशन पर डिस्कशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि डेप्रीसिएशन वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड मैटर है ही नहीं। क्यों डिस्कस करें भला? नोट नंबर 2 बनाइएगा और हेडिंग डालेगा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। नोट नंबर 2, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्वेश्चन पढ़िए, मुझे रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड की जानकारी दें। 1 महीने का आप लिखेंगे सिंस रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, since raw material holding period is 1 month, since raw material holding period is 1 month, comma, the stock of raw material, the stock of raw material must be representing, the stock of raw material must be representing 1 month consumption of raw material. The stock of raw material must be representing 1 month consumption of raw material, that is rupees 2,25,000. आप कहते हैं कि मैं उतना मटेरियल रखता हूं जिससे 1 महीना बीत जाता है, क्योंकि रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड 1 महीने का है। तो हमने जवाब दिया, जरूर आपने उतना मटेरियल तो रखा ही होगा कि जिससे आपकी महीने की जरूरत पूरी हो। आपकी महीने की जरूरत पूरी होगी 2,25,000 रुपए के मटेरियल से। तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिखा जाए रुपीस 2,25,000।
25,000, 2,25,000 रुपए। नोट नंबर 3, हेडिंग क्रेडिटर्स। नोट नंबर 3 हेडिंग है क्रेडिटर्स। क्वेश्चन पढ़िए, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड की जानकारी दें। लिखें, सिंस क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड इज 1 month, since creditors payment period is 1 month, the creditors balance must be representing, the creditors balance must be representing 1 month credit purchases. The creditors balance must be representing 1 month credit purchases, that is rupees 2,25,000. तो क्रेडिटर्स बैलेंस लिखा जाए 2,25,000। हमारी ऑब्वियस एजम्पशंस क्या हैं? ये 2,25,000 है एक महीने का कंजम्पशन, ये 2,25,000 है एक महीने की परचेज, ये 2,25,000 है एक महीने की क्रेडिट परचेज। यही परचेज है, यही क्रेडिट परचेज। इस क्वेश्चन में लिखा है कि क्रेडिट सेल और कैश सेल में फर्क है, तो ठीक है, सेल में सोच लेंगे कि क्रेडिट सेल कितनी, कैश सेल कितनी, पर इस क्वेश्चन में परचेज का फर्क कहां है? नहीं है। तो मुझे मान लेना चाहिए मेरी सारी परचेजेस मेरी क्रेडिट परचेजेस हैं। तो ये तय हो गया, क्रेडिटर्स बैलेंस है एक महीने की क्रेडिट परचेज 2,25,000 रुपए। ओके। नोट नंबर 4, आउटस्टैंडिंग वेजेस। फिर से क्वेश्चन पढ़ें और मुझे वेजेस की पेमेंट का पीरियड बताएं। 10 days लिखेंगे आप। सिंस wages are paid, since wages are paid after 10 days, since wages are paid after 10 days, comma, outstanding wages must be representing, outstanding wages must be representing 10 days wage cost. Outstanding wages must be representing 10 days wage cost, that is rupees 90,000 multiplied with 10 days divided by 30 days। अगर 90,000 पे पूरे महीने की वेजेस हैं तो 10 दिनों की वेजेस कितनी हुई? आपने बताया रुपीस 30,000। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस रिकॉर्ड करें रुपीस 30,000। नोट नंबर 5 बनाया जाए। हेडिंग डाली जाए आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स। क्वेश्चन पढ़िए, ओवरहेड्स के पेमेंट का हिसाब बताएं। 30 दिन यानी 1 महीना। लिखेगा, सिंस ओवरहेड्स आर पेड
सिंस ओवरहेड्स आर पेड आफ्टर 1 month 30 days, since overheads are paid after 1 month, comma, outstanding overheads must be representing 1 month overheads. ठीक है ना? आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स मस्ट बी रिप्रेजेंटिंग 1 month ओवरहेड्स. बस इतना लिख के छोड़ दीजिए. देखिए, आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री ओवरहेड, 1 महीने का फैक्ट्री ओवरहेड यानी 45,000 रुपये. आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड यानी 1 महीने का एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 22,500 रुपए. आउटस्टैंडिंग सेलिंग ओवरहेड्स, 1 महीने का सेलिंग ओवरहेड्स 22,500 रुपए. करंट लायबिलिटीज का टोटल 3,45,000. 3,45,000, 3,45,000 रुपए. ओके, आपने करना क्या है, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस करना है. करंट लायबिलिटी कितनी माइनस करनी है ये तो आपने पता कर ही लिया. अब क्या रह गया, वर्क इन प्रोग्रेस रह गया, फिनिश गुड्स रह गया और डेटर्स रह गया. चलिए नोट नंबर 6 बनाया जाए और हेडिंग डालेगा स्टॉक ऑफ WIP. स्टॉक ऑफ WIP. इससे पहले के WIP और फिनिश गुड्स के स्टॉक पर हम आए, एक बात बताइएगा कि क्या पूरे कभी आपको ऐसा लगा कि हम कॉस्टिंग को बेस बनाकर पढ़ा रहे हैं? क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने कॉस्ट अकाउंटिंग को बेस बनाया है कभी किसी क्वेश्चन में और किसी चैप्टर? माना कॉस्टिंग की क्लास के बाद आपकी FM की क्लास होती है, लेकिन ये तो कोई रीजन नहीं हुआ ना. क्या FM के किसी क्वेश्चन में आपको इस बात का कहीं हल्का सा भी सबूत मिला कि FM की पढ़ाई कॉस्टिंग पर बेस्ड है? मिला हो सबूत तो बताइए. नहीं है, मेरे ख्याल से कहीं नहीं. ये तो कहा जा सकता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर बेस्ड है, पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने कभी भी कॉस्टिंग के एक कंसेप्ट को डिस्कस नहीं करा. यह बात मैं जानबूझ के कह रहा हूं क्योंकि मुझे यहां थोड़ी सी गड़बड़ लग सकती है स्टॉक के वैल्यूएशन को लेकर. जब कॉस्ट अकाउंटिंग में कोई हमसे पूछता है ना कि स्टॉक की कीमत बताओ, तो हम एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का खर्चा उसमें शामिल कर देते हैं. कॉस्ट शीट अगर आपने बनाई है तो आप जानते हैं कि ऐसा होता है. लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर बेस्ड है. आप सोचिए, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो क्या ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय आप एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग के खर्चे लिखते? नहीं. पर क्या सारे के सारे स्टॉक आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते? इसका मतलब स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं सारे, और ट्रेडिंग अकाउंट में एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग का खर्चा नहीं आता. तो अगर मैं आपसे पूछूं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कि स्टॉक की कीमत बताएं, तो उस कीमत को तय करते समय आप एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग कम से कम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, या मेरा मतलब है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तो कंसीडर नहीं कर सकते ना. आप ये कह नहीं सकते जी कॉस्टिंग में तो ये पढ़ाया गया, तो कॉस्टिंग की क्लास में पढ़िए. फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने ऐसा कभी दावा नहीं करा कि हमारी पढ़ाई कॉस्टिंग पर बेस्ड है कि? खैर, आपने हेडिंग क्या डाली है? स्टॉक ऑफ WIP. क्वेश्चन पढ़िए, मुझे WIP होल्डिंग पीरियड की जानकारी दें. आधे महीने का है ना, तो आप लिखिएगा
we are given that WIP holding period, we are given that WIP holding period is half month, and it is assumed that WIP holding period is half month, and it is assumed that material cost is 100% spent. Material cost is 100% spent, and labor and overheads are 50% spent. Labor and overheads are 50% spent. Full stop. Hence, the stock of WIP is computed below. तो आप देख रहे हैं कि मैं मटेरियल, लेबर और कैश फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में बात करना चाहता हूं. मैं एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग ओवरहेड के बारे में बात नहीं करना चाहता हूं. मैं डेप्रीसिएशन के बारे में भी बात नहीं करना चाहता हूं. डेप्रीसिएशन इस चैप्टर में डिस्कस होगा नहीं, और एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एक्सपेंसेस हमसे आप दूर रखिए. इसके स्टॉक वैल्यूएशन में इनका कोई रोल नहीं होता. एक महीने का मटेरियल का खर्चा 2,25,000 रुपए. तो आधे महीने का मटेरियल का खर्चा जानने के लिए आप हाफ से मल्टीप्लाई करें. एक महीने का लेबर 90,000, आधे से मल्टीप्लाई करें. एक महीने का कैश फैक्ट्री ओवरहेड 45,000, आप आधे से मल्टीप्लाई करें. हां जी, आपने कहा WIP होल्डिंग पीरियड है आधे महीने का, तो हमने तीनों डिपार्टमेंट को कहा आधे महीने का पैसा लिखो. जब तीनों ने आधे महीने का पैसा लिख लिया, तो हमने मटेरियल डिपार्टमेंट को कहा कि देखिए आपकी बात तो फिर भी मानी जा सकती. आप तो डी की कह रहे हो, आप सही कह रहे हो, लेकिन लेबर ओवरहेड का काम भी अगर मैंने 100% मान लिया, फिर ये वर्क इन प्रोग्रेस कैसे रहेगा. आइए लेबर के खर्चे को और ओवरहेड के खर्चे को सिर्फ 50% इंपॉर्टेंस दी जाए. बताइए. 146,250. 146,250. नोट नंबर 7 बनाइएगा. हेडिंग है स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. क्वेश्चन पढ़िए. फिनिश्ड गुड्स होल्डिंग पीरियड एक महीने का. इसका मतलब तीनों डिपार्टमेंट का पैसा फंसेगा, एक महीने के लिए फंसेगा, और पूरे 100%. इस पर कोई नहीं कहेगा 50% का लॉजिक. अब तो हम पूरा 100% पैसा फंसा देंगे, तभी तो आप फिनिश गुड्स कहलाए जाओगे. लिखेगा सिंस फिनिश्ड गुड्स होल्डिंग पीरियड इज 1 month. Since finished goods holding period is 1 month, comma, the stock of finished goods
द स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज कंप्यूटेड बिलो। द स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज कंप्यूटेड बिलो। तो आप फिर देख रहे हैं कि मैं मटेरियल, लेबर, ओवरहेड के बारे में बात करने लगा हूं। तीनों डिपार्टमेंट का पैसा फंसाइए एक महीने के लिए। मटेरियल का एक महीने का 2,25,000, लेबर का एक महीने का 90,000, कैश फैक्ट्री ओवरहेड एक महीने का 45,000। $3,60,000। आपने लिखा 3,60,000 पे, ये है स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। $3,60,000 ये आपने बताया स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। आखिरी वर्किंग नोट बनाइएगा, उसकी हेडिंग डालेगा डेटर्स। क्वेश्चन पढ़िए, मुझे डेटर्स कलेक्शन पीरियड की जानकारी दे। एक महीने का ना लिखें, सिंस डेटर्स कलेक्शन पीरियड इज 1 month, सिंस डेटर्स कलेक्शन पीरियड इज 1 month, since debtors collection period is 1 month, comma, the debtors balance must be representing, the debtors balance must be representing 1 month credit sales. The debtors balance must be representing 1 month credit sales, that is rupees 5,85,000 and 75% of that. $438,750। मैं आपको बताना चाहूंगा डेटर्स बैलेंस एक महीने की सेल नहीं है, डेटर्स बैलेंस है एक महीने की क्रेडिट सेल। ये 5,85,000 एक महीने की सेल है। हम आपसे एक महीने की क्रेडिट सेल पूछ रहे हैं। जब वो ये कहते हैं कि 25% कैश सेल होती है, इसका मतलब क्रेडिट सेल है 75%। ये एक महीने की सेल, ये एक महीने की क्रेडिट सेल, और डेटर्स बैलेंस है एक महीने की क्रेडिट सेल। ओके, आप आगे लिखेगा हाउएवर the investment made in the debtors, the investment made in the debtors is equal to 1 month cash cost, 1 month cash cost in context of credit sales, 1 month cash cost in context of credit sales, that is, भाई ये एक महीने की सेल है, पर इसमें प्रॉफिट और डेप्रीसिएशन शामिल है। हम इसको डिस्कस नहीं करना चाहते। अगर ये एक महीने की सेल है तो हमें एक महीने की कैश कॉस्ट बताई जाए 4,05,000। लेकिन हमें एक महीने की कैश कॉस्ट क्रेडिट सेल के कंटेक्स्ट में चाहिए। क्रेडिट सेल का कंटेक्स्ट है 75%।
तो आपने बताया 303750। करंट एसेट्स का टोटल 11 लाख। ठीक है, चलिए ठीक है, बाकी फिर हम लोग अगली क्लास में करेंगे।